और निष्पक्ष लोगों को हम वहाँ नियुक्त करेंगे कि देखो कोई गड़बड़ी नहीं हो, ठीक काउंटिंग हो, एक दिन के अंदर पूरी कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो, वोट हो, बैलेट हो, जनता का मत लिया जाए। इसका संगठन करना होगा, इसमें समय लगेगा। जहां यह ना हो सके वहां हस्ताक्षर लिए जाएं। जो लोग चाहते हैं कि विधायक इस्तीफा दें उनका हस्ताक्षर हो, जो लोग चाहते हैं कि नहीं इस्तीफा दें नहीं हस्ताक्षर करें। बिहार की कुछ जगहों में यह काम हुआ है और देखा गया है कि 95% वोट आया है इस्तीफे के पक्ष में, लेकिन यह व्यापक रूप से नहीं हुआ है। यह काम व्यापक रूप से करना होगा, मीटिंगें करनी है, जनता को समझाना है और साथ साथ यह भी करना है। इसके साथ साथ तीसरी बात यह कि यह ऐलान कर देना है कि जो इस्तीफ़ा नहीं देता है 1 सप्ताह उनको समय और दे देता हूँ और आज से लेकर 12 तारीख तक दे देता हूँ। 12 तारीख तक जो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, चुनाव में वह जहाँ से भी खड़े होंगे, जनता को हमारा आह्वान है, जनता को अगर मैं आदेश देने के स्थान पर हूँ तो मेरा आदेश है कि जनता उनको 1 वोट ना दे। जनता को अगर मैं आदेश देने के स्थान पर हूँ तो मेरा आदेश है कि जनता उनको 1 वोट ना दे। इन गद्दारों को उनको मालूम हो जाए कि जनता का विश्वास हमने खो दिया है। बैठे रहें वह असेंबली में, अपनी माहवार जो महीना है वह बनाते रहें और मैं मंत्री बनूंगा, उनको निकालो मुझको बनाओ, यही करते रहें और इधर बिहार जलता रहे, बिहार मरता रहे और वह सड़ता रहे या सूखता रहे। 1 वोट नहीं देना है उन्हें, 1 वोट नहीं देना है उन्हें। और अब बिहार के सरकार ने घोषणा की है, यह भी इसी का एक अंग है कि जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है उनके क्षेत्रों में बाई इलेक्शन कराएंगे, उपचुनाव कराएंगे। करा लेंगे। आप यहाँ से यह बात लेकर जाइए छात्र संघर्ष समिति की तरफ से, जयप्रकाश नारायण की तरफ से, कि एक कुल बाई इलेक्शंस का 20 हों कि 30 हों, जितने भी हों इनका बाइकॉट होगा। कुल बाई इलेक्शंस का 20 हों कि 30 हों, जितने भी हों इनका बाइकआउट होगा। 1 वोट भी कोई देने नहीं जाएगा। जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है वे लोग फिर चुनाव लड़ेंगे नहीं। जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है वे लोग फिर चुनाव लड़ेंगे नहीं। जिस असेंबली से इस्तीफ़ा दिया है उसी के लिए कैंडिडेट होंगे। जिस असेंबली से इस्तीफ़ा दिया है उसी के लिए कैंडिडेट होंगे। जनता क्या कहेगी उनको? असेंबली से इस्तीफ़ा देकर आए हो, फिर लड़ रहे हो। 2.5 वर्ष तक तपस्या करो, तप करो, जनता की सेवा करो। वहाँ बैठकर क्या करते हो? किसी न किसी की पैरवी करते हो। और क्या करते हो आप लोग? 1 वोट इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में नहीं पड़े, इसकी कोशिश होनी चाहिए। और एक कांग्रेस ओ के MP हैं जो बिल्कुल सोना आना पक्ष में है इस्तीफ़ा के, संगठन कांग्रेस के नाम ही ले लेता हूँ, श्याम नंदन मिश्र, जो रात कह रहे थे आ जाएं बेगूसराय, बाई इलेक्शन करा लें, 1 वोट नहीं पड़ेगा। यह संदेश यहाँ से आप अपने अपने इलाके के लिए लेकर जाइए। गफूर साहब बाई इलेक्शन करा लें, देखा जाए बाई इलेक्शन में किसको वोट पड़ता है। अगर यह जन आंदोलन है, अगर यह जनता की आवाज़ है तो कौन वोट देने जाएगा? किसकी हिम्मत होगी जनता के साथ द्रोह करने की? यह असेंबली के विघटन की बात हुई। आवश्यकता पड़ेगी तो इसको लेकर के और भी तीव्रतर कार्यक्रम जोड़ा जाएगा। अब मैं आपके सामने भावी कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंग रखता हूँ। अब मैं आप सबके सामने भावी कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंग रखता हूँ। आज के जुलूस में हजारों कंठों से यह नारा बुलंद हो रहा था, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार मिटानी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार मिटानी है। इस बात में हम सबको, बिहार के छात्रों तथा जनता को कोई संदेह नहीं है कि मौजूदा बिहार सरकार बिल्कुल निकम्मी है और इसको जाना चाहिए। इसके लिए एक कार्यक्रम तो मंत्रिमंडल का इस्तीफा और दूसरा विधानसभा को भंग कराने का होगा, परंतु इसके साथ साथ 2 और कार्यक्रम चलाने आवश्यक होंगे
पहला तो यह कि इस निकम्मी सरकार को हम चलने ही ना दें। पहला तो यह कि इस निकम्मी सरकार को हम चलने ही ना दें। जहाँ जहाँ संभव हो और जहाँ जनता की कोई हानि और वहाँ जनता की कोई हानि हमारे इस कार्यक्रम से न हो, वहाँ हम सरकार के साथ असहयोग करें। जैसे लोग अपने झगड़े आदि थानों या अदालतों में न ले जाएं, बल्कि स्वयं पुरानी पंच पद्धति के अनुसार हल करें। इसके साथ साथ यह भी कोशिश की जाए कि सरकारी दफ्तरों को, जो विशेषकर प्रशासनिक हैं, ठप कर दिया जाए। ब्लॉक तथा अंचल से लेकर कलेक्ट्री तक और बाद में आवश्यकता हुई तो सचिवालय तक भी। तो एक तो यह ठप करने का कार्यक्रम हुआ, इसके साथ साथ चुने हुए प्रकार का असहयोग कार्यक्रम भी चलेगा। दूसरा कार्यक्रम यह कि जिस सरकार को हम मानते नहीं, जिसको हम हटाना चाहते हैं, उसको हम कर क्यों दें, उसको हम टैक्स क्यों दें। तो हमें करबंदी का आंदोलन चलाना होगा, तो हमें करबंदी का आंदोलन करना होगा। अभी तो कुछ चुने हुए करों को बंद करने का कार्यक्रम लेना है, जैसे ज़मीन का लगान, सब प्रकार के सेस, सड़क सेस, शिक्षा सेस आदि। साथ साथ तकावी करों की अदायगी भी बंद कर देनी होगी। इस करबंदी आंदोलन का यह परिणाम होगा कि गिरफ्तारियां होंगी, ज़मीन की, अचल संपत्ति की कुर्की आदि होगी। परंतु जैसा कि एक मित्र मुझसे कह रहे थे, गांव के एक किसान से इस संबंध में उसकी बातचीत हुई तो उस किसान ने कहा, कर दें कुर्कियाँ, अगर उनको हिम्मत हो तो फिर तो उन्हें आना पड़ेगा हम लोगों के पास वोट के लिए। तो उस वक्त उनको मालूम हो जाएगा कि कुर्कियों का नतीजा क्या हुआ। और आखिर जब ये सरकार नहीं रहेगी और दूसरी सरकार बनेगी तो इसमें संदेह नहीं, सब कुर्कियां रद्द होंगी और लोगों की ज़मीन जायदाद वापस होगी। इसलिए मित्रों, इन बातों से घबराना नहीं है। अंग्रेज़ों की लड़ाई में देश के छात्र, युवक तथा जनता इस तरह के पूरे दौर से गुजर चुकी है, उनका अनुभव ताज़ा है। इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारना है, इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारना है। इस बात को ध्यान में रखना है कि यह संघर्ष केवल सीमित उद्देश्यों के लिए नहीं हो रहा है। यह संघर्ष केवल सीमित उद्देश्यों के लिए नहीं हो रहा है, इसके उद्देश्य तो बहुत दूरगामी हैं। भारतीय लोकतंत्र को रियल यानी वास्तविक तथा सुदृढ़ बनाना, जनता का सच्चा राज कायम करना, समाज से अन्याय, शोषण आदि का अंत करना, एक नैतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक क्रांति करना, नया बिहार बनाना और अंततः नया भारत बनाना है। मित्रों, जैसे प्रारंभ में कह चुका हूँ, यह संपूर्ण क्रांति है, यह टोटल रिवॉल्यूशन है और इसके आप अगुआ हैं। यह बड़ा कठिन है, परंतु आपकी सफलता निश्चित है, क्योंकि यह युग धर्म की पुकार है। यह बड़ा कठिन है, परंतु आपकी सफलता निश्चित है, क्योंकि यह युग धर्म की पुकार है। इस प्रकार मैंने यह सारा तात्कालिक तथा दूरगामी कार्यक्रम एक बार ही रख दिया और आप सब ने हर्ष ध्वनि से इसको स्वीकृति दी है। परंतु यह सब काम एक साथ शुरू नहीं करना है, इसको फेज आउट कालबद्ध करके करना होगा, करना होगा। मैंने यह सब इसलिए आपके सामने रख दिया कि जैसे पहले बोल चुका हूँ, शायद आपके सामने फिर नहीं आ सकूँ। मैंने यह सब आपके सामने इसलिए रख दिया कि जैसे पहले बोल चुका हूँ, शायद आपके सामने फिर नहीं आ सकूँ। 12 जुलाई तक तो मुख्य कार्यक्रम विधानसभा के फाटक पर सत्याग्रह का होगा और साथ साथ चुनाव क्षेत्रों में जैसे पहले बताया गया है सभाएं आयोजित करने का होगा। इस बीच छात्र, विपक्षी दल, सर्वोदय आंदोलन के नेता तथा प्रमुख नागरिक पूरे प्रदेश में दौरा करेंगे, प्रचार करेंगे और संगठन खड़ा करने में मदद करेंगे। मैं चाहता हूं कि हर ग्राम पंचायत में जन संघर्ष समितियां बने और देहातों में, कस्बों में, छोटे बड़े शहरों में जहां भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हों, वहां छात्र संघर्ष समितियां बने। छात्रों के अलावा जो अन्य युवक हैं वे जन संघर्ष समितियों के सदस्य बने, सदस्य ही नहीं उनके अगुआ बने, इसलिए कि इस संघर्ष का इंजन युवा शक्ति
जिसमें छात्र शक्ति भी निहित है कि अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए कि संघर्ष का इंजन युवा शक्ति, जिसमें छात्र शक्ति भी निहित है कि अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है। एक और बात, यह संघर्ष अगर जन संघर्ष है तो यह पुलिस के जवान का भी और पुलिस के उन अफसरों का भी है। एक और बात, यह संघर्ष अगर जन संघर्ष है तो यह पुलिस के जवानों का भी और पुलिस के उन अफसरों का भी है जो 300, 400, 500 रुपये ही पाते हैं, क्योंकि आज के 500 रुपये की हैसियत पहले के 100 रुपये के बराबर है। तो क्या उनके सामने महंगाई का प्रश्न नहीं है? क्या उनके सामने गरीबी का प्रश्न नहीं है? उन्हें भी तो परिवार का पालन पोषण करना है, बेटे की पढ़ाई का खर्च देना है, बेटी की शादी करनी है। तो क्या ये लोग महंगाई की चक्की में नहीं पिस रहे हैं? संभव है इनमें से कुछ लोग रिश्वत आदि भी लेते होंगे। वे यह भी मानेंगे कि ऐसा करके वे न तो अपने कर्तव्यों और आदर्शों के साथ और न जनता के साथ न्याय करते हैं। इसलिए यह तो इनको छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि ऊपर के लोगों को, मंत्रियों को छोड़ना पड़ेगा। भ्रष्टाचार में उनका भी पतन होता है, उनके बेटों को भी गलत शिक्षा मिलती है। तो पुलिस के सिपाहियों से, इन छोटे अफसरों से मैं यह नहीं कहता हूँ कि अपने ऊपर वाले का हुक्म ना मानो, जरूर मानो, परंतु जैसा गांधी जी ने कहा था कि जिस हुक्म को अंतरात्मा कहे कि वह अनुचित और अन्यायपूर्ण है, उसको कभी नहीं मानो। परंतु जैसा गांधी जी ने कहा था, जिस हुक्म को अंतरात्मा कहे कि वह अनुचित और न्यायपूर्ण है, उसको कभी भी नहीं मानो। इसके माने यह नहीं है कि मैं पुलिस को बगावत सिखा रहा हूँ। इसके माने यह नहीं है कि मैं पुलिस को बगावत सिखा रहा हूँ। मैं तो केवल उनको कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान करा रहा हूँ। पुलिस भाइयों से मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम लोग शांति में पिकेटिंग करते हैं या धरना देते हैं, उन पर गालियाँ, उन पर गोलियाँ या लाठियाँ चलाओ इसलिए कि आपको हुक्म दिया गया? नहीं, हरगिज नहीं। यह तुम्हारी ड्यूटी हरगिज नहीं, कभी नहीं हो सकती। हाँ, जो लोग क्रांति के नाम पर भी तोड़फोड़ कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, रेल की पटरी उखाड़ रहे हैं, उन्हें पकड़ो, उन्हें रोको। आवश्यकता पड़े और तुम्हें अपनी जान पर खतरा मालूम हो तो उनसे लड़ाई करो और गोलियां भी चलाओ। इसके लिए मैं तुम्हें नहीं रोकता। यह तो खुशी की बात है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के डायरेक्टर जनरल रुस्तम जी जैसे एक व्यक्ति, जिन्होंने एक सुझाव दिया जिसका मैंने समर्थन किया कि यह राइफलें नहीं चलनी चाहिए हमारे देश के लोगों के ऊपर। यह तो लड़ाई लड़ने की चीज़ है। नई राइफल बनी है, नई गोलियां बनी हैं। रुस्तम जी को इसके लिए जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है। बड़े ह्यूमन सहृदय आदमी हैं और उन्हीं के नीचे जवान हैं जो इस तरह व्यवहार करते हैं। और हमारे मित्र ही हैं जो कल बोल दिए कि टैंक की ज़रूरत होगी तो टैंक भी हम निकाल देंगे। अरे बाबा, टैंक तो आप बॉर्डर पर ले जाओ ना, दुश्मनों के खिलाफ, अपने ही घर के लोगों के खिलाफ टैंक निकाल कर दिखाओगे? किसको डराते हो? राजदेव बाबू को कह रहा हूँ, जो हमारे मित्र हैं, जिनके लिए हृदय में हमारे आदर है, जो IG BSF हैं और मानते हैं कि हमको हटा दिया जाए, क्योंकि हमारे जवानों को तो बॉर्डर पर लड़ाई की शिक्षा है। वहाँ तो हम शिक्षा ही देते हैं कि ढेला भी गिरे तो एकदम से गोली चला दो, तो दुश्मन का मुकाबला करना है। परंतु यहाँ हमारे घर के लोगों का मुकाबला करने के लिए भेज दिया गया है। परंतु यहाँ हमारे अपने घर के लोगों का मुकाबला करने के लिए भेज दिया गया है। हमसे यह काम नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए? बिहार गवर्नमेंट को बिहार की अपनी पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। बिहार गवर्नमेंट को बिहार की अपनी पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप लोगों को, BSF के लोगों को बाहर से बुलाया गया है। हमारी आर्मी है, देश की सेना, देश की कितनी इज्जत इन्होंने बुलंद की है हमारी सेना ने। और हमारे इन बहादुर सिपाहियों को अपने देश के लोगों पर गोली चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, इससे कोई शर्मनाक बात हो सकती है? इससे कोई शर्मनाक बात हो सकती है? क्या गोली और लाठी और जेल के सिवा और कोई तरीका नहीं है जनता के आंदोलन से निपटने के लिए? क्या ये मांगें ऐसी नहीं हैं
जिनको मान्य कर सकते हैं? क्या ये मांगे ऐसी नहीं है जिनको मान्य कर सकते हैं? इस व्यापक क्रांति में पुलिस का भी स्थान है, इस व्यापक क्रांति में पुलिस का भी स्थान है। मैं कहूँगा कि पिछले वर्ष में जो गोलीकांड हुए उनमें से अधिकांश अनावश्यक और अनुचित हुए। खैर, इस बात का यहाँ मुझे लेखा जोखा नहीं करना। यहीं कहीं हमारे मित्र रामानंद तिवारी जी बैठे होंगे। तिवारी जी उठकर खड़े हो गए और सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं तिवारी जी से कहूँगा कि वह हर पुलिस लाइन में जाएं और अपने पुलिस भाइयों को इन बातों का महत्व समझाएं, उनको अपनी ड्यूटी का सही ज्ञान कराएं। इस व्यापक क्रांति में पुलिस का भी स्थान है। पुलिस के सिपाही से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर के दर्जे तक के लोग वर्तमान समाज की बुराइयों से त्रस्त हैं। तो क्या इनका भी काम नहीं है कि बिहार की गंदगी को साफ करें? अगर पुलिस का काम ठीक से चलता है तो कैसे कोई दुकानदार ब्लैक मार्केटिंग जमाखोरी करने की हिम्मत करेगा? पुलिस का रास्ता ठीक हो जाए तो अनाज आदि का जो भाव तय होगा उसे उचित दाम पर दुकानदारों को बेचना पड़ेगा। इससे पुलिस के लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जनता और देश की सेवा करने में वे अधिक सफल होंगे। तो मित्रों, जो कुछ मैंने आपसे कहा यह सब अगर समझा है आपने और ध्यान में आया होगा, तो यह ध्यान में आया होगा कि यह संपूर्ण क्रांति का आंदोलन है। इसके कई पहलू हमने छोड़ दिए हैं। नैतिक क्रांति का पहलू, शिक्षा में क्रांति का पहलू, लेकिन यह संपूर्ण क्रांति हमारी पहले रह चुकी है। रस्म रिवाज, तिलक, दहेज, यह सारा जो चलता है, नौजवान लोगों को, बेटों को इनके बाप लोग बेच देते हैं जैसे घोड़े बेचते हैं। तो ये सारे नैतिक सुधार क्या क्रांति नहीं है? हम चाहते हैं कि जीवन हमारा बदल जाए, फिर बिहार उस जगह पहुंच जाए जिस जगह सम्राट अशोक के ज़माने में था। मित्रों, अभी राम मूर्ति जी एक दुखदाई आपको समाचार देने वाले हैं। मैं स्वयं देता, लेकिन उनका देना और मेरा देना एक ही समझिएगा। मैं कुछ टाल नहीं रहा हूँ, बैठिए आप। आचार्य राममूर्ति ने कलेक्टर साहब श्री दुबे का पत्र पढ़कर सुनाया। एक दुर्घटना हुई थी कुछ समय पहले। डाक बंगले में एक कमरे में बम फूटा था। 2 दिन इसकी खबर छपी थी अखबारों में। उसके बाद अंग्रेजी में जो शब्द है उसे हशप कर दिया, दबा दिया गया। अंग्रेजी में जो शब्द है उसे हशप कर दिया, दबा दिया गया। क्यों हशप कर दिया पता नहीं। पटना शहर में एक अफवाह है कि जो लोग इस मकान में थे वे इंदिरा ब्रिगेड के लोग थे। अब जानता नहीं मैं, लेकिन अफवाह है। परंतु आज की यह बात तो सही है, अफवाह नहीं है। फिर 2 दिन बाद सुना नहीं गया कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है। अब जिस स्थान से आज यह गोली चली वह एक एमएलए साहब हैं, फुलेना राय साहब। वह एक एमएलए साहब हैं, फुलेना राय साहब। उनका फ्लैट है और उसी फ्लैट में इंदिरा ब्रिगेड का दफ्तर है ऐसे कहा जाता है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बोर्ड लगा है ऐसे ये मित्र हमारे कहते हैं। इंदिरा ब्रिगेड का दफ्तर है वहाँ और कांग्रेस के एक एमएलए साहब हैं। पुलिस ने रेड किया तो रंगे हाथों पकड़े गए, कुछ लोग भाग गए। क्या क्या वहाँ से बरामद हुआ यह सब सुना आपने। अब हमें कांग्रेस के मित्र लोकतंत्र की शिक्षा देना चाहते हैं, शांति की शिक्षा देना चाहते हैं। मैं दुबे जी से कहूँगा, आईजी साहब से कहूँगा, कोहली जी से कहूँगा, किसको शिक्षा देनी चाहिए? जयप्रकाश नारायण को, छात्र संघर्ष समिति को, बिहार की जनता को, बिहार के युवक को और छात्रों को देनी चाहिए? हमें यह शिक्षा देनी चाहिए? किसको यह शिक्षा देनी चाहिए? यह बात मुझे कहनी थी। दूसरी यह कहनी थी कि इस खबर को पाकर आप उत्तेजित नहीं हों, खासकर छात्र उत्तेजित नहीं हों। ऐसा ना हो कि आप धारा में बह जाएं और उस स्थान पर वहां जाकर के आग लगा दें। अगर ऐसा आप करेंगे तो इस आंदोलन के विरोध में आप काम करेंगे, इस आंदोलन को आप धक्का देंगे, इसको नुकसान पहुंचाएंगे। उससे कुछ नहीं होगा।
जो कुछ सरकारी कार्रवाई होगी सरकार करेगी, कितना करेगी मैं नहीं जानता। अगर वास्तव में वो इंदिरा ब्रिगेड के लोग हैं जिसको भाई राममूर्ति जी ने मलका ब्रिगेड के लोग कहते हैं, जिसको भाई राममूर्ति जी मलका ब्रिगेड के लोग कहते हैं, तो उनके लिए क्या कहा जा सकता है। उनको 7 खून माफ़ होंगे शायद, उनको 7 खून माफ़ होंगे शायद कलेक्टर साहब को या गफूर साहब की भी हिम्मत नहीं होगी कि कोई कार्रवाई करें। शायद कलेक्टर साहब की या गफूर साहब की भी हिम्मत नहीं होगी कि कोई कार्रवाई करें। भगवान जाने। लेकिन मित्रों, ये सब पाप का घड़ा भरता जा रहा है। भरने दीजिए, टूट जाएगा अपने आप, फूट जाएगा। ठीक है ना, हमें आप वचन देते हैं ना, अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद आपको। जयप्रकाश जी का यह भाषण यहीं समाप्त होता है। यह जयप्रकाश जी के संवाद का अंतिम हिस्सा था। उनका यह भाषण भारत में संपूर्ण क्रांति के लिए एक आह्वान था। उनके इस भाषण का महत्व इसलिए भी है कि उस समय की कांग्रेस सरकार निरंकुश हो गई थी, लोकतंत्र को कुचल दिया गया था। उस समय जयप्रकाश जी नहीं होते तो शायद भारत में लोकतंत्र ही समाप्त हो जाता। उस समय जयप्रकाश जी अगर नहीं होते तो शायद भारत में लोकतंत्र ही समाप्त हो जाता। आज भारत में लोकतंत्र जिंदा है, तो उसकी वजह जयप्रकाश जी का यही आंदोलन था। आज देश में कई पार्टियां जो सरकार चला रही हैं, उन सभी पार्टियों को इसी आंदोलन से पहचान मिली। इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि इस भाषण को भाग 1 से भाग 6 तक लगातार सुनें। इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि इस भाषण को भाग 1 से भाग 6 तक लगातार सुनें। इस बात को मैंने रिपीट किया है, इसलिए इसके महत्व को समझें। यह भाषण आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो। यह भाषण आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो। यह तो संभव है ही। पर मेरी कामना है कि यह भाषण एक बार फिर से संपूर्ण क्रांति की शुरुआत करे, तो बेहतर होगा। क्योंकि स्थितियां पहले से भी ज़्यादा बदतर हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सब महंगी हो चुकी हैं। रोजगार है नहीं। किसानों का हाल भी बुरा है। नेता खूब नारे लगाते हैं, पर नेता नहरें नहीं बनवाते। खेतों की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। गरीब को थाली भर भात चाहिए भूख मिटाने के लिए, पर गरीब को थाली भर भात नहीं मिलता। और उसके बदले में नेताओं से रोज थाली भर बात सुनने के लिए मिलता है। थाली भर बात सुनने को मिलता है। बात मतलब टॉक सुनने को मिलता है। यह थाली भर बात सुनने से पेट नहीं भरता ना। पर यह नेताओं को कौन समझाए। इसलिए छात्रों, किसानों, मजदूरों को आगे आकर अब खुद नेता बनना होगा। इसलिए अब छात्रों, किसानों, मजदूरों को आगे आकर खुद नेता बनना होगा। खुद क्रांति की बागडोर संभालनी होगी।
खुद क्रांति की बागडोर संभालनी होगी। जयप्रकाश जी यही कहते थे, जयप्रकाश जी यही कहते थे। आप उनके संवाद को जितना ध्यान से सुनेंगे, आप उनके संवाद को जितना ध्यान से सुनेंगे, आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि जयप्रकाश जी ने युवाओं को यही कहा था। खैर, अब इतना कह करके मैं भाई पुरुषोत्तम अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबों को मेरा स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन। आप सबों को भाई पुरुषोत्तम की तरफ से स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।